नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी स्टार्टअप के लिए फाइनेंस कहां से और कैसे रेज करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जहां से आप लोग सच में अपने स्टार्टअप्स को फंड करवा सकते हैं। मगर दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी ना होने से भी ज़्यादा हानिकारक होती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज की डेट में और खासकर यंगस्टर्स के बीच स्टार्टअप एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। हम लोग बहुत से सक्सेसफुल स्टार्टअप को देखते हैं और उनसे इंस्पायर होकर खुद भी एक बढ़िया सा स्टार्टअप करने की सोचते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसके कारण हम अपने स्टार्टअप्स के आइडिया को आगे नहीं बढ़ा पाते और हार मानकर उसे छोड़ देते हैं, वो प्रॉब्लम है फाइनेंस की। ज़्यादातर हर स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ती है। तो चलिए हम वन बाय वन और स्टेज बाय स्टेज ये डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी स्टार्टअप को फंड किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को स्टार्टअप की दुनिया का एक कड़वे सच से मैं वाकिफ करा देता हूँ। वो सच ये है कि आज की डेट में कोई भी कंपनी, इंसान, बैंक या कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्म किसी भी आइडिया को फंड नहीं करती जब तक कि वो आइडिया प्रैक्टिकलिटी में बदल नहीं जाए। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, $1 बिलियन आइडिया है जो अभी सिर्फ आपके दिमाग के अंदर ही है, और आप सोच रहे हैं कि इस आइडिया को बताकर आप किसी से फंडिंग रेज करवा सकते हैं, तो मैं बता दूं कि 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में हर आइडिया को एक छोटे स्केल पर रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखाना ही पड़ता है और उसी के बेसिस पर लोग आपके आइडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसा तो होना ही चाहिए आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 2010 में 31 साल के विजय शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपनी जेब से 14 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी बनाई थी जिसको नाम दिया था पेटीएम। ठीक कुछ दिनों बाद अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए और ज़्यादा फंडिंग रेज करने के लिए विजय शर्मा ने अनिल अंबानी से कॉन्टैक्ट किया और अपने आइडिया को उन्हें बताया। अनिल अंबानी को पेटीएम का आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, मगर फिर भी उन्होंने विजय शर्मा को 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया। विजय शर्मा उस दिन थोड़ा सा निराश हुए क्योंकि उनको अपने आइडिया पर पूरा विश्वास था और वो पेटीएम को $1 बिलियन आइडिया मानते थे, और उन्हें लगा था कि अनिल अंबानी इस आइडिया को सुनकर बेहद खुश हो जाएंगे और कम से कम 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो दे ही देंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। 2017 में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर काफ़ी कर्जा हो चुका था, जिसके चलते अनिल अंबानी ने पेटीएम के वो 10 करोड़ के शेयर जो कि उन्होंने 2010 में खरीदे थे, उन शेयर्स को 275 करोड़ की कीमत पर बेच दिया। यानी कि 7 साल में 2650% का मुनाफा। अगर उस समय अनिल अंबानी पेटीएम के अंदर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देते तो हो सकता है आज उनका सारा कर्जा पेटीएम के शेयर्स बेचकर ही उतारा जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इस किस्से से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, कि विजय शर्मा की इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इन्वेस्टर्स ने उनके आइडिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मगर फिर भी वो हार नहीं माने और ये कभी नहीं सोचा कि उनका आइडिया बेकार है और उनके लगाए हुए पैसे बेकार हो चुके हैं। वो लगातार अपने आइडिया पर काम करते रहे और पेटीएम को आज एक इंडिया का नंबर 1 डिजिटली मनी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बना दिया। दूसरी सीख हमें क्या मिलती है? कोई भी आइडिया बेकार नहीं होता, बस ज़रूरत होती है उस आइडिया पर कंटिन्यूस वर्क करने की। तीसरी सीख ये है कि स्टार्टिंग में हर आइडिया के लिए पैसा आपको अपनी जेब से ही लगाना पड़ता है। दोस्तों, आप आज की डेट में जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स देखेंगे, इन सभी स्टार्टअप्स ने अपने शुरुआती दिनों में खुद से ही फंडिंग रेज करी थी, और जब ये स्टार्टअप्स अपने एक मुकाम पर पहुंच गए, उसके बाद ही लोगों ने इन स्टार्टअप्स के पोटेंशियल को समझा और इनमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी। तो दोस्तों, एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत बहुत ज़्यादा फाइनेंस यानी बहुत ज़्यादा पैसे से नहीं की जाती, बल्कि एक बेहतरीन आइडिया और उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने की लगन और उस लगन के पीछे की मेहनत से की जाती है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अपना आइडिया बताकर उनसे पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआती दौर में अपने स्टार्टअप के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के सफलता नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो उस सफलता का मज़ा नहीं आता। आपको अपनी हर बेकार के खर्चों को रोकना होगा और पैसा बचाने पर ध्यान देना होगा।
और एक बार आपने आइडिया को एग्जीक्यूट करके दिखा दिया तो फिर उसके बाद आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आपने अब अपने आइडिया को प्रूफ करके दिखा दिया है। आइडिया के एग्जीक्यूशन होने के बाद और पैसा कहाँ से लाएं, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आप अपने आइडिया को एंजल इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आपके रनिंग स्मॉल स्केल आइडिया पर एक अच्छी खासी फंडिंग कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स 25 लाख से 15 करोड़ तक की फंडिंग आपके आइडिया में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनको आपका आइडिया कितना पसंद आता है। अब सवाल उठता है कि एंजल इन्वेस्टर्स आप ढूंढेंगे कहाँ से? दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड के वो लोग होते हैं जो कंपनीज की बड़ी बड़ी पोस्ट पर जैसे कि एमडी, सीईओ, सीएफओ होते हैं, या फिर उन्होंने भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू किया होगा जिसके बाद इनके पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं और वो दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो स्टार्टअप्स के पोटेंशियल को समझ जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पे कई ऐसी एंजल इन्वेस्टिंग वेबसाइट्स हैं जिनके पास एंजल इन्वेस्टर्स के कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे कि letsventures.com, leadsangels.com, indianangelnetwork.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप इन वेबसाइट्स पर अपना आइडिया रजिस्टर कर सकते हैं और कई इन्वेस्टर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आपके आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आपके आइडिया को कोई इन्वेस्टमेंट मिलती है तो उसका 3 से 4% कमीशन के तौर पर ये वेबसाइट लेती हैं। आप एंजल इन्वेस्टर्स को गूगल पे सर्च करके उनको लिंक्डइन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना आइडिया उन्हें वहाँ बता सकते हैं और अगर उन्हें आपका आइडिया पसंद आता है तो वो आपको बुलाकर आपके आइडिया पर फर्दर डिस्कशन भी करते हैं। दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग मिलने के बाद आपके स्टार्टअप को एक बहुत ही अच्छा पुश मिल जाता है, लेकिन एंजल इन्वेस्टर से फंड रेज करवाने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपका आइडिया एक वेल प्रूव्ड आइडिया होना चाहिए, यानी कि छोटे स्केल पर ही सही मगर आपको अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करके दिखाना होगा। आपको अपने आइडिया के फील्ड में A to Z सारी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप अपने बिजनेस को मार्केट में कंपटीशन से कैसे अलग रखोगे, कैसे compete करोगे आप मार्केट से, एक्सपेंशन कैसे करोगे, A to Z हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इन सभी चीज़ों को एक प्रेजेंटेशन में बनाकर आपको रखना होगा। कभी भी एंजल इन्वेस्टर्स आपको बुलाएं तो आप इस प्रेजेंटेशन को उनको प्रेजेंट करके दिखा सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपके एंजल इन्वेस्टर की प्रीवियस इन्वेस्टमेंट किस किस स्टार्टअप में रही है, यानी कि वो कौन से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लो आपका स्टार्टअप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मगर आप जिस एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से रिलेटेड स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, तो आपका उन्हें अप्रोच करना बेकार होगा क्योंकि वो आपके स्टार्टअप में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे और हो सकता है वो आपके आइडिया के पोटेंशियल को समझ ही ना पाएं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। ये बस आइडिया में इन्वेस्ट करके कंपनी की वैल्यू बढ़ने के बाद उसमें से अपना स्टेक बेचकर हट जाते हैं। जैसे कि मान लो शुरुआत में आपकी कंपनी की कीमत 1 करोड़ रुपए है और कोई एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है और 50% शेयर्स का मालिक बन जाता है और कुछ ही दिनों में आप उन पैसों से कंपनी को स्केल अप करके अपनी कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ तक पहुंचा देते हैं। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद एंजल इन्वेस्टर अपने 50% शेयर को बेचकर यानी कि 25 करोड़ रुपए लेकर निकल जाएंगे। उन्होंने अपने 5 करोड़ के 25 करोड़ कर लिए, उनका मतलब खत्म हो गया। और तभी इन्हें एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है क्योंकि ये एक फरिश्ते की तरह आते हैं और कंपनी की वैल्यू बढ़ाकर चले जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के जाने के बाद आपकी कंपनी में आते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो अब आइडिया पर नहीं, कंपनी के एक्सपेंशन रेट पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कंपनी कितनी तेजी से एक्सपैंड और स्केल कर रही है वो इस चीज़ को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। वेंचर कैपिटल 20 करोड़ से लेकर 200 करोड़ या फिर उससे भी ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई तो वेंचर कैपिटल को ढूंढना मुश्किल काम नहीं होता और कई बार तो वो खुद ही इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दे देते हैं। वेंचर कैपिटल के बाद आती है फंडिंग फ्रॉम बैंक्स। बैंक्स फंडिंग लोन के तौर पर देती है जो कि बहुत सारे डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, जैसे कि कंपनी की मार्केट वैल्यू, कंपनी की मार्केट रेपुटेशन, कंपनी की बैलेंस शीट और भी बहुत सारी चीज़ें। बैंक से फंडिंग मिलने के बाद और कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने के बाद इस स्टेज पर जाके कंपनीज अपनी फंडिंग IPO से रेज करती हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए IPOs और प्राइवेट इक्विटी से फंडिंग कैसे रेज करते हैं इसकी चर्चा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।
मगर उस नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इस वीडियो पर 200 लाइक्स का टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने अच्छे अच्छे विचारों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।